टू भाभी चैनल। हम कर रहे थे अपना एनसीसी का स्पेशल सब्जेक्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। और ये DGNCC प्रेसी की वेबसाइट से जो मैटर है मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाई है सारी वीडियो। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इन्फेंट्री वेपन्स, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स। तो देखो भाई, सबसे पहले जो सी सर्ट वाले बच्चे हैं उसके अंदर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताओ, जो हमारी इन्फेंट्री होती है, इन्फेंट्री बोलते हैं पैदल टुकड़ी को जो सबसे पहले युद्ध में लड़ने के लिए जाती है, ठीक है कि नहीं, वो कौन कौन से हथियार यूज करती है। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, तो इसमें 4-5 हथियार आपसे पूछते हैं, तो आप ये नाम एक बार याद रख लीजिएगा। वो यूज करते हैं 7.62 mm ड्रैगनोस स्नाइपर राइफल, 7.62 mm मीडियम मशीन गन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MMG। MMG मतलब मीडियम मशीन गन, ठीक है। फिर आता है 30 mm मीडियम ग्रेनेड लॉन्चर, ठीक है। फिर आता है 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, 84 mm रॉकेट लॉन्चर, 81 mm मोर्टार, 51 mm मोर्टार, ATGM इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये 4-5 हथियार कोई आपसे पूछते हैं जो इन्फेंट्री यूज करते हैं, आप लिख देना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है इसमें, .22 मत लिखना। .22 का जो हथियार है वो खाली एनसीसी कैडेट यूज करते हैं, वो भी केवल सीखने के पर्पज से, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है वो केवल 25 यार्ड होती है, तो वो बढ़िया से काम नहीं करेगा इतना ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें .22 और SLR के बारे में आपको बता दिया था। ये वीडियो के अंदर पे मैं आपको बताऊंगा 5.56 mm एस इंसास राइफल। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। क्या होती है इंसास की फुल फॉर्म? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। तो ये जो आप सी सर्ट का पेपर जो बच्चे दे रहे हैं ना, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको रट लेंगे। बाकी बी सर्ट वाले हो, इसको छोड़ दो, स्किप कर दो ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। लेकिन सी सर्ट का पेपर है तो भैया इसको याद करना है बहुत ज़रूरी आपके लिए, ठीक है कि नहीं। देखो, एक फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछेंगे कि 5.56 mm, ये जो आगे लिखा होता है ये उसके कैलिबर, एम्यूनेशन, राउंड या चैम्बर का साइज होता है। इंसास की फुल फॉर्म इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में प्रोड्यूस की जाती है, मतलब मैन्युफैक्चर कहाँ करी जाती है? ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। एक बार ये फिल इन द ब्लैंक्स आया था तो मैंने सोचा आपको ये बता दिया जाए, ठीक है। एंड बीइंग यूज्ड इन इंडियन आर्मी, इट इज अ पर्सनल सर्विस वेपन ऑफ सोल्जर, इट इज लाइटर देन AK-47 एंड ईजी टू हैंडल। ये जो AK-47 हमारा हथियार होता है ना, उससे हल्की होती है और ईजी टू हैंडल होती है, बस इतने से ध्यान रखना। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं आपसे। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप सी सर्ट का पेपर दे रहे हो तो भाई इसको रट लेना। कैसे भी याद करो मुझे नहीं पता, बट याद करो। याद कैसे होंगी? आप इसको रीड कर लोगे 3-4 बार, अपने आप याद हो जाएंगी, बट रीड करना मस्ट है। अभी अभी बताया कैलिबर मतलब इसकी गोली का साइज कितना होता है? 5.56 mm। ये उसका डायामीटर होता है गोली का, आपका है। अब इसका पूछ लिया लेंथ ऑफ राइफल, मतलब कितनी लंबी होती है? 960 mm। कितनी लंबी राइफल होगी? सॉरी, ये इसका पूछा लेंथ ऑफ राइफल विद बेनट। बेनट किसको बोलते हैं? बेनट होता है खंजर। आपने देखा होगा कई बार पैरा कमांडो वगैरह, उनकी राइफल के साइड में खंजर लगा होता है बहुत लंबा। तो पूछा कि राइफल की लेंथ बता दो विदाउट बेनेट। जब उसमें खंजर नहीं लगा तब लेंथ ऑफ उसकी कितनी है? 960। अच्छा, विद बेनेट अगर उसमें खंजर हमने एडजस्ट कर दिया, खंजर भी लगा दिया राइफल में, तब इसकी हाइट क्या हो जाएगी? तो बहुत पैनिस हो जाती है। 1110 1110 mm। कितनी? 1110 mm। अब खाली आपसे बैरल, राइफल का बैरल होता है, उसकी लेंथ पूछ ली तो 464 mm। कितनी? 464 mm, ठीक है। ठीक है, वेट कितना होता है भाई इसका? वजन कितना होता है? तो वेट होता है एम्प्टी मैगजीन के साथ 3.6 kg, 3.5 किलो के लगभग होती है, 3.6 kg। लोडेड मैगजीन अगर इसके अंदर गोलियां भर दी तब 3.69 kg। अगर इसकी मैगजीन का पूछ लिया तो 90 ग्राम। अब इसमें पता ही चल रहा होगा कि 90 ग्राम ही होना है, ठीक है। तो 3.5 किलो के लगभग ये राइफल होती है, 3.69 kg इसके लोडेड मैगजीन होते हैं, और फुल मैगजीन का वेट होता है 90 ग्राम, ठीक है। बेनेट का वेट कितना होता है इसका? 305 ग्राम बेनेट का वेट होता है इसका। इसकी इफेक्टिव रेंज कितनी होती है? 400 मीटर, बहुत बार पूछ रखा है ये। इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास राइफल इज 400 मीटर। किस प्रिंसिपल पे काम करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, गैस ऑपरेटेड चैम्बर, गैस ऑपरेटेड जो सिस्टम होता है उस पर काम करती है, ठीक है। पेनिट्रेशन कितना होता है? नॉट इंपॉर्टेंट, बस एक बार पढ़ लीजिए। 3 mm एट 700 मीटर। अगर 700 मीटर से किसी को गोली मारे तो 3 mm तक अंदर घुस जाएगी शरीर के, ये मतलब होता है पेनिट्रेशन का, ठीक है। मोड ऑफ फायर कैसे कैसे करती है? ये सिंगल शॉट भी करती है और TRB 3 राउंड बस्ट भी करती है। मतलब सिंगल शॉट मारेगी, बस्ट मतलब होता है गोली गई बॉडी के अंदर लगी और वहां जाके फट गई, ब्लास्ट कर गई, दैट इज 3 राउंड बस्ट, ठीक है। इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर होता है 60 राउंड्स पर मिनट। 3 राउंड बस्ट के अंदर पे ये फायर करती है 90 राउंड्स पर मिनट। इंटेंस में करेगी 150 राउंड पर मिनट, और साइक्लिक में कर देती है 600 से 650 राउंड्स पर मिनट। साइक्लिक में आपने देखा होगा कई बार उसके साइड में रील लगा लेते हैं, कंटिन्यूसली फायर करती रहती है, तो 600 से 650 राउंड्स पर मिनट, इतनी बढ़िया स्पीड हो जाती है इसकी, ठीक है।
तो ये आप 3-4 बार इसको रिपीट करेंगे ना तब आपको याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा एक बारी में, बट आप रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा पक्का पक्का, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें ना एक आपका वेपन के अंदर पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, पार्ट्स ऑफ राइफल बता दो हमें। तो पार्ट्स तो पता होंगे ना, कोई 10 पार्ट आपसे अगर राइफल के पूछे, बट प्लेट, बट स्क्रू, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, बोल्ट, लीवर, बोल्ट असेंबली, मैगजीन, केस कलेक्टर, है ना। उसका आ जाता है आपका बेनट, बेनट कैच, बैरल, मजल, फोर साइट, रियर साइट, फोर साइड स्लिंग कैरियर, रियर साइड स्लिंग कैरियर, स्लिंग, रेंज अडेप्टर, ईटीसी। आपको बहुत सारे पता होंगे, रिकॉइल पैड, ये सब होते हैं ना जो, ये कोई 10 पार्ट आपको राइफल के याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, टाइप ऑफ एम्यूनेशन। एम्यूनेशन मतलब होता है गोलियां, जो गोली होते हैं ना किस किस टाइप की होती हैं, तो देख लो एक बार, कभी कभी पूछे अगर तो। बॉल राउंड होता है एक, बॉल जैसा गोल वाली गोलियां होती है। ट्रेसर राउंड होता है एक ब्लैंक राउंड होता है, एक हाई डेंसिटी कार्टिलेज होता है। कौन कौन से राउंड है? बॉल राउंड, ट्रेसर राउंड, ब्लैंक राउंड, हाई डेंसिटी कार्टिलेज। 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, बॉल राउंड, ट्रेसर राउंड, ब्लैंक राउंड, हाई डेंसिटी कार्टिलेज। ये एम्यूनेशन है, गोलियों के टाइप है, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं कि राइफल क्लीनिंग में कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ती है। आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ अ राइफल। तो भाई इसमें बहुत सारे आपने पहले देखे होंगे अपनी पुरानी किताब में, लाइक कॉमन सब्जेक्ट में होता है, पुल थ्रू, वायर गोज, चिंदी, चिंदी विद ऑयल, फ्लेनल, स्क्रू, ऐसा सब कुछ है ना। तो इसमें और देख लो थोड़े से जो आपको याद रहेंगे, ऑयल बोतल विद ऑयल, ये होती है भैया। ब्रश फॉर क्लीनिंग, बोर ब्रश होता है क्लीनिंग के लिए। पुल थ्रू होता है एक, वायर गोज भी होता है। रोड क्लीनिंग बैरल रोड होती है जो बैरल क्लीन करने के लिए यूज होती है। टूल एडजस्टिंग रियर एंड फोर साइड, कुछ टूल्स होते हैं जिससे रियर और फोर साइड हथियार की एडजस्ट करी जाती है, ठीक है। टूल रिमूविंग रिपेयर केस, ये रिपेयर केस होता है एक अलग से, ठीक है। चिंदी होती है कपड़ा जिससे बैरल साफ किया जाता है। ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। तो इसमें से कोई 4-5 आपको लिखने होते हैं, तो ध्यान में रख लेना है ना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन मैंने देखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन फॉर सी सर्ट एग्जाम। दिस इज क्वेश्चन पूछते हैं राइफल के हमें वो पार्ट बताओ जो ऑयल करे जाते हैं, और फिर पूछते हैं कि वो पार्ट बताओ जो ऑयल नहीं करे जाते। टू बी ऑयल्ड जिसमें तेल डाला जाता है वो बताओ, और नॉट टू बी ऑयल्ड वो बताओ जिसके अंदर तेल नहीं डाला जाता। ये क्वेश्चन मैंने देखा है सी सर्ट के पेपर्स में, कई बार पूछ देते हैं। तो भाई देखो, जिस जिस पार्ट में ऑयल डाला जाता है वो होते हैं कंप्लीट ब्रेच बॉक्स लेस इट्स फेस। उसका जो पूरा ब्रेच बॉक्स होता है ना, उसके अंदर पूरे के अंदर तेल डलता है राइफल के, ठीक है। मैगजीन कैच जो होगा, राइफल का मैगजीन कैच होता है, उसके अंदर पे डलता है ऑयल। ट्रिगर मैकेनिज्म, ट्रिगर मैकेनिज्म जितना हो वो वाला पूरा पोर्शन उसके अंदर ऑयलिंग की जाती है। राइफल स्प्रिंग असेंबली, राइफल का स्प्रिंग और असेंबली होता है, उसके अंदर ऑयलिंग की जाती है। तो ये पार्ट होते हैं जिसके अंदर ऑयलिंग की जाती है। और अगर पूछा कि कौन कौन से पार्ट में ऑयलिंग नहीं करते, तो बैरल वाला जो पार्ट होगा बैरल में ऑयलिंग नहीं करते। उसका सिलेंडर वाले पार्ट में ऑयलिंग नहीं करी जाती। अभी अभी ऊपर बताया गैस ऑपरेटेड सिलेंडर होता है जिससे राइफल चलती है, ठीक है। उसके गैस प्लंग में ऑयलिंग नहीं करते। पिस्टन एक्सटेंशन असेंबली होती है एक, उसमें ऑयलिंग नहीं करते, ठीक है। मैगजीन प्लेटफॉर्म साइट, उसमें ऑयलिंग नहीं करते। इफ यू आर गिविंग योर बी सर्ट एग्जाम, इसको छोड़ देना, कोई नहीं पूछेगा। सी सर्ट दे रहे हो तो भैया 4 बार पढ़ो, याद करो, किसी भी तरीके से पूछते हैं, ठीक है। बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिलिट्री हिस्ट्री। अब भैया बहुत डिमांड थी इस टॉपिक की, तो भैया करा दो। ये लो पूरा टॉपिक कवर कराते हैं आज, आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। मिलिट्री हिस्ट्री में आपके 2-3 सवाल पूछते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक से फॉर्म में आ जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं। एक पूछते हैं परमवीर चक्र अवॉर्डी वाले जो लोग हैं उनके बारे में, उनके नाम पूछ लेते हैं, किस किसको अवार्ड मिल रखा वो पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कोई जैसे हमारे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा सर हो गया, सैम मानिकशॉ सर हो गए, इनके ऊपर 5 पॉइंट लिख दो। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वॉर हुए हमारे 1965, 71, 99, ये सारे जो वॉर्स हुए, इंडो पाक वॉर, इनके बारे में एक्सप्लेन कर दो, डिस्क्रिप्शन लिख दो। तो 4-4, 5-5 पॉइंट आपको हर किसी के थोड़े थोड़े ध्यान होने चाहिए ताकि आप पेपर में लिख पाओ। इनको पेपर में लिखने का तरीका होगा कि आप बुलेट पॉइंट्स में ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरा एक कोने से लेकर दूसरे कोने से चाल दिया, नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करिएगा इनको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फील्ड मार्शल के एम करियप्पा सर। तो सबसे पहला पॉइंट इनका यही आ जाएगा कि इनका पूरा नाम क्या है भाई, फील्ड मार्शल कोडनडेर मडप्पा करियप्पा। मैं इसको लिख पाऊंगा, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है, माफ़ी। तो इसको स्पेलिंग याद कर लेना। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि सर का, के एम करियप्पा सर का पूरा नाम ये है, ठीक है। अब करियप्पा सर को उन पॉपुलरली कीपर कहा जाता था, मतलब उनका निक नेम कह सकते हैं आप तरीके से, पॉपुलरली नोन एज कीपर, ठीक है।
ये मैंने एक ही पॉइंट लिखा है, लेकिन आप देखो से कितने सारे पॉइंट बनाओगे। सबसे पहले आप इनका पूरा नाम लिख दो सर का, ठीक है। फिर बोलोगे पॉपुलरली इनको कीपर कहा जाता था। फिर बोलोगे सर का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1899। एग्जाम से पहले इसको एक बार देख लेना, तब ये ध्यान रहेगा, उसके बाद भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सर का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1899 एंड सर को सर शहीद हुए थे 15 मई 1993 को, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट तो आप ऐसे ही लिख दोगे, है ना, बट वही चीज़ है, ध्यान रहे तो लिख पाओगे। अगला है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। ये पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कौन? के एम करियप्पा सर। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा सर वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कौन थे भाई ये? फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। फिर बोलेंगे कि सर ने लड़ाई करी थी वेस्टर्न फ्रंट पे, कब? इंडो पाक वॉर 1947 और 48 में। इंडो पाक वॉर 1947-48 में सर ने कहाँ लड़ाई करी थी? वेस्टर्न फ्रंट पे, वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई करी थी इंडो पाक वॉर में 47-48 में। किसने? के एम करियप्पा सर ने, ओके। ही वॉज he was among only 2 Indian army officer who led to the highest rank of field marshal। इनको फील्ड मार्शल की हाईएस्ट रैंक मिली थी, और अब तक केवल फील्ड मार्शल की रैंक 2 लोगों को मिली है केवल। एक तो के एम करियप्पा सर को, एक सैम मानेकशॉ सर को। तो सैम मानेकशॉ के एम करियप्पा सर थे जिनको 5 स्टार रैंक मिली थी ये फील्ड मार्शल की, ठीक है। फिर बोला है इनको कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन मिलिट्री अपॉइंट किया था 1949 में। कब किया था कमांडर इन चीफ इंडियन मिलिट्री का? 1949 के अंदर पे, ठीक है। इसको अब 3-4 बार रीड करें, याद हो जाएगा। ओनली वे टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स इज टू रिपीट देम अगेन एंड अगेन। याद करने का सीधा सस्ता तरीका, रिपीट करो 3-4 बार, याद होगा। इस वीडियो को रिपीट कर लेना यार 2-3 बार, 2x पे 3x पे, जैसे जैसे तुम्हें पढ़नी है, ओके। अगला है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। कौन? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर। सर के बारे में पढ़ते हैं। सर का पूरा नाम था फील्ड मार्शल सैम होमेश जी फरमेश जी जमशेद जी मानेकशॉ। क्या नाम था सर का पूरा? फील्ड मार्शल सैम होमेश जी फरमेश जी जमशेद जी मानेकशॉ। इसी के अंदर से आप एक और पॉइंट लगा सकते हैं कि सर के पापा का नाम था होमेश जी फरमेश जी जमशेद जी मानेकशॉ। क्या था सर के फादर का नाम? होमेश जी फरमेश जी जमशेद जी मानेकशॉ, ठीक है। सर का हैप्पी बर्थडे, सर पैदा हुए थे 3 अप्रैल 1914 को, एंड सर गॉट पोस्टमस ऑन 27 जून 2008। सर शहीद कब हुए थे? 27 जून 2008 को, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट मिल गया आपको। सर का पूरा नाम लिखोगे, पापा का नाम लिख दिया, पैदा कब हुए एंड शहीद कब हुए, ठीक है। एक पॉइंट लिखोगे, जैसे ऊपर के एम करियप्पा सर को कीपर बोलते थे, इनको पॉपुलरली बोलते थे सैम बहादुर, जिसका मतलब है सैम द ब्रेव। सर को क्या बोलते थे? सैम बहादुर, सैम द ब्रेव, ठीक है। अगला है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी प्रोमोटेड ऑन द रैंक ऑफ 5 स्टार फील्ड मार्शल। हमारे सबसे पहले फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानेकशॉ सर। फर्स्ट फील्ड मार्शल इज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर, ठीक है। अगला है दो सैम मानेकशॉ इनिशियली परस्यूड हिज कैरियर एज अ डॉक्टर। सबसे पहले मतलब इनिशियल में एक डॉक्टर थे, लेटर उन्होंने आईए में ज्वाइन किया बाद में, ठीक है। इसके बाद आप पॉइंट लिख सकते हैं कि सर ने वर्ल्ड वॉर 2 में भाग लिया था एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद मिलिट्री क्रॉस ऑफ गैलेंट्री। वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया एंड मिलिट्री क्रॉस से इनको अवार्ड, मिलिट्री क्रॉस का अवार्ड दिया गया था इनको उसके लिए, ठीक है। अगला है अंडर हिज कमांड इंडिया फॉर्ट, इंडियन फोर्सेस ने 1971 का जो युद्ध था सर की कमांड के अंदर पे लड़ा था, ठीक है, 1971 में, जिसमें इन्होंने 1971 में दिसंबर में बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था पहले, ठीक है। लेटर इनको बाद में पद्म भूषण अवार्ड से एंड पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनके ब्रेव एक्शन के लिए। अब इतना सारा मैंने सर के बारे में बता दिया, अब 4-5 पॉइंट आराम से लिख पाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं? सैम मानेकशॉ सर हो गया, आगे बढ़े, ओके। अगला आता है आपका परमवीर चक्र, पीवीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में देख लेते हैं भाई। परमवीर चक्र एंड वॉर हीरोज डेकोरेटेड विद पीवीसी। परमवीर चक्र क्या है भैया? ये हाईएस्ट वॉर टाइम मिलिट्री डेकोरेशन है। क्या है? हाईएस्ट वॉर टाइम मिलिट्री डेकोरेशन इंडियन आर्मी की, ठीक है। अब तक ये कितने लोगों को दिया जा चुका है? अब तक 21 लोगों को पीवीसी परमवीर चक्र मिल चुका है, जिसमें से 14th को पोस्टमसली मरणोपरांत मिला है, शहीदोपरांत मिला है, ठीक है। तो टोटल कितने लोगों को पीवीसी मिल चुका है? 21 लोगों को। पीवीसी जो मेडल है परमवीर चक्र का, उसका रिबन होता है पर्पल कलर का, और इसको डिजाइन किया गया था सावित्री
क्या लिखा है ये, ऑल राइट। इसको डिजाइन किया गया था सावित्री खनोलकर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट सही पढ़ रहा हूँ तो ठीक है देख लेना भाई खुद से, ठीक है। 21 लोगों को मिला है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा आपके, वो देखिए आप। पेपर में पूछेंगे कि किन्हीं 5 पीवीसी अवार्डी के आप नाम बता दीजिए, तो किन्हीं 5 के नाम आपको याद रहने चाहिए। अभी मैं 21 के 21 के नाम पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने, जिस 21 में से जिस 5 के आपको याद रहे, ध्यान रहे, आपने रट लिए, बहुत बढ़िया, वो लिख के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है सब, ठीक है। सबसे पहला किसको मिला था ये तो याद ही रखेंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा। किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जब आप इनके नाम लिखेंगे कहीं पे भी, तो इनकी रैंक के बिना नाम मत लिखिएगा, बहुत डिसरिस्पेक्ट सी शो होती है। आप इनकी रैंक के साथ में नाम याद करिएगा, जिसके भी आपको नाम याद करना है। जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, तो प्लीज रैंक लगाइएगा कैप्टन, ठीक है। ऑल राइट। वैसे हर ऑफिसर के साथ में आपको बिना रैंक के किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज यहाँ पे मत छोड़ना। सबसे पहला मेजर सोमनाथ शर्मा, सेकंड नायक जाडूनाथ सिंह, थर्ड सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे, फोर्थ कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, फिफ्थ लेंस नायक करम सिंह, सिक्स्थ कैप्टन गुरुबच्चन सिंह सलारिया, सेवंथ मेजर धन सिंह थापा, एट सूबेदार जोगिंदर सिंह, नाइन्थ मेजर शैतान सिंह, टेंथ लेफ्टिनेंट कर्नल ए बी तारापुर, 11th CQHM अब्दुल हामिद, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, 12th लेंस नायक एल्बर्ट एका, 13th फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन, 14th सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, 15th मेजर होशियार सिंह, 16th नायब सूबेदार बाना सिंह, 17th मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, 18th कैप्टन विक्रम बत्रा, 19 लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, 20 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव एंड 21 राइफलमैन संजय कुमार। These are the 21 brave hearts those got परमवीर चक्र अवार्ड, ठीक है। इनमें से किन्हीं 5 का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है। एंड जब इसकी फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊंगा मैं मिलिट्री हिस्ट्री की, तो आई एम गोइंग टू टेल इनकी स्टोरीज वगैरह कि इन्होंने कहाँ कैसे क्या क्या ब्रेवरी एक्ट दिखाया सारा। तो वेट फॉर दैट वीडियो, तब तक आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, ओके ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंडो पाक वॉर 1965। देखो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द पहले पार्ट की वीडियो जो बनी थी उसकी शुरुआत में बताया था, हमने मेजर 4 युद्ध लड़े हैं, 3 पाकिस्तान के साथ में, 1 चाइना के साथ में। तो 3 पाकिस्तान के साथ में जो लड़े हैं 65, 71, 99, 1965, 1971, 1999, ये 3 वॉर में से किसी एक वॉर का डिस्क्रिप्शन कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर पे। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको इसके बारे में सब कुछ ही याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। इसमें मैं खाली इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जब इसकी पूरी वीडियो बनेगी तब पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कैसे क्या लड़ाई करा, कहाँ कूटा पकड़ के वो अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो देखो इंडो पाक वॉर पहले ही पता चल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था 1965 में, टू बी वेरी प्रिसाइज अप्रैल और सितंबर के टाइम पे हुआ था ये, ठीक है। कैसे हुआ था, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया था जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के मकसद से। फिर इंडियन आर्म फोर्स ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया उनको बिल्कुल मुंह जवाब देने के लिए, ठीक है। फिर काउंटर अटैक का कन्फ्रंटेशन हुई बहुत सारी एरियाज पे कश्मीर के, ठीक। पाकिस्तान लीडर्स क्या लिखा है ये, ऐसा लग रहा था लाइक उन्होंने हम पे इस वक्त हमला किया था 65 में, क्योंकि 19 हमने ना साइन ऑफ वॉर 62 में 1962 में चाइना से लड़के, उन्हें लगा था कि ये लोग कमजोर हो चुके होंगे एंड अब इनसे कश्मीर लेते हैं फट से। तो फटाफट उन्होंने एंट्री लेनी शुरू कर दी उस साइड से, रेबिलियंस एक्ट करने चालू कर दिए कश्मीर में, ठीक है। फिर उन्हें कूटना चालू किया इंडियन आर्मी ने, और फिर हुई बैटल ऑफ असल उत्तर 1965, बैटल ऑफ डोगरी, ये हुई बैटल ऑफ चंदेवाना, ये हुआ इफ आई एम, ये स्पेलिंग्स देख लेना यार, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो जाती है नामों की, ठीक है। ये सारे बैटल्स हुए, उसमें उन्हें पकड़ के पाकिस्तान लोग कूटा हमने धो के अच्छे से, ठीक है। ऑन 23 सितंबर 1965 को इस दिन जो है सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, और ये वॉर थी जो वो एंड हुई, और इसमें फिर ताशकंद डिक्लेरेशन या ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया था इस वॉर के खत्म होने के बाद में, ठीक है। तो इसमें 3-4 पॉइंट आपकी ध्यान रख लेना, जो ध्यान रहे वो आप लिख सकते हो, खुद से बना के लिखोगे कोई इशू नहीं है, बट ठीक है मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए आपको मेन जो आपको ध्यान रखने हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका इंडो पाक वॉर 1971, 71 की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इंडो पाक वॉर 1971, इसमें क्या हुआ, बेसिकली जो पाकिस्तान था ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। पहले ईस्ट पाकिस्तान था जो वेस्ट बंगाल की साइड में, उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और वो पाकिस्तान जो असली वाला अभी का है वो पाकिस्तान, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन वगैरह में शेख मुजीबुर रहमान वगैरह जीत गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे। ईस्ट पाकिस्तान वालों को वो समझते थे कि ये छोटे लेवल के थोड़े से ऐसा, ठीक है। तो उधर पे उन्होंने
उन्हें कूटना वगैरह चालू कर दिया, बुरी तरीके से क्रश करना। तो वहाँ पे एक विद्रोही संगठन उठा उसका ईस्ट पाकिस्तान का, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। क्या नाम था? मुक्ति वाहिनी। ये एक रेबेलियस ग्रुप था बांग्लादेश का। तो इंडियन आर्मी ने कहा कि हम भी इसको सपोर्ट करेंगे, हम बांग्लादेश वालों के साथ में हैं। उस समय पे वो बांग्लादेश ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ हैं, तो उसको सपोर्ट करेंगे, ये हुआ। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना चालू करा, तो पाकिस्तान वाले एयरफोर्स ने क्या किया, हमारे ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना 10 एयर बेसिस पे हमारे स्ट्राइक कर दी। जैसे श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, आगरा, जोधपुर, जैसलमेर, उत्तर लाई, सिरसा, इन सारी जो 3 दिसंबर को इन सारी जो एयर बेस थे, ये 10 उन्होंने अपने एयर हमले करे। लेकिन इतने अच्छे एयर हमले करे कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब एक भी बॉम्ब सही जगह पे नहीं गिरा उनका। बैल जैसी हरकत तो करते ही है। सॉरी। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने अटैक कर दिया ना, तो इंडिया वालों को मौका मिल गया कि हाँ ठीक है, अब हम सीधा इन पे भिड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडियन आर्मी ने बहुत उनके खिलाफ ना बैटल लॉन्च कर दी खुल के। ठीक है, इंडियन आर्मी वॉन सेवरल बैटल्स, उनसे लड़ाई करी, बहुत बैटल जीती। जैसे बैटल ऑफ हिली बहुत फेमस है, ये वो जीत ली। बैटल ऑफ लोंगेवाला जो 4 दिसंबर को हुई थी 1971 में, वो भी हम जीते। ठीक है, बैटल ऑफ बंस्तर, इसमें भी उन्हें बहुत बुरी तरह से हराया और बहुत अंदर तक उनके आराम से चीज़ें कैप्चर करी। ठीक है, 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये बैटल चली। ठीक है, तो इतनी सारी बैटल हारने के बाद में पाकिस्तान वाले फोर्सेस ने ढाका में सरेंडर कर दिया इस बैटल ऑफ बंस्तर के जस्ट अगले दिन। ठीक है, वहाँ पे उनके वहाँ पे 90,000 से ज़्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। उन्होंने वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया कि हम सरेंडर करते हैं इंडियन आर्मी के सामने। ठीक है कि नहीं? तो ये सारा हुआ था। उसके बाद ये वॉर जीते हम, बढ़िया। 1971 का वॉर। आइडिया मिला एक। 1972 में उसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोला जाता है, इसको 71 वाले वॉर को। ठीक है, लिख पाओगे इसका पॉइंट्स आप? एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। पूछते हैं कि जो ऑपरेशन मेघदूत था वो किसके लिए था? तो ये फिल्म में आता है, ऑपरेशन मेघदूत वॉज फॉर सियाचिन ग्लेशियर। किसके लिए था ऑपरेशन मेघदूत? सियाचिन के लिए था। इतना याद रखना इसके लिए। अगला आता है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, पिक्चर देख ली। शेरशाह, तो इसके बारे में तो मालूम ही होगा। ठीक है भैया, देखो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999 ये था। ये क्या हुआ था, ये वॉर फोर्ट किया गया था कारगिल की हाइट, फॉर द हाइट ऑफ कारगिल एंड द्रास सेक्टर 1919 में। इसमें क्या हुआ था 1999 में ना, बहुत जो है ना, जैसे ऊपर जो कारगिल वगैरह के सेक्टर है, वहाँ पे ना बहुत ठंड वंड पड़ती है। तो क्या हुआ था, विंटर वगैरह का जो सीजन था, उसमें ना ये समझौता रखा था कि पाकिस्तान वाली फोर्स भी नीचे उतरेंगी, हमारे वाली फोर्स भी नीचे उतर जाएंगी, और कोई इधर पे नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी ठंड वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हम तो नीचे उतरे आराम से, शब्दों का पालन करते हुए। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सारी हाइट जो थी वो कैप्चर कर ली ऊपर से पाकिस्तान की फोर्सेस ने। तो जैसे ही हमारी फोर्सेस को इस चीज़ की भनक लगी, उन्होंने एकदम से ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया। कौन सा लॉन्च किया था कारगिल के लिए? ऑपरेशन विजय लॉन्च किया कि हमें अपनी सारी हाइट वापस चाहिए, ये धोखा करते हैं हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे आर्मी ने टाइगर हिल 5140 टोलोलिंग, जो कि द्रास की हाइट है, ये हाइट कैप्चर करी वापस से। मोस्टली जितनी हाइट उन्होंने ली थी, बोला जाता है कि उसकी 75 से 80% हाइट हमने वापस ले ली थी उनसे। ठीक है, फिर यूएन के प्रेशर में आके कि हाँ आप ऐसा मत करो, इंडिया की हाइट्स हैं, तुम ऐसे कर रहे हो पाकिस्तान वालों, कमीनो। तो 4 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के जो उस समय के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे शरीफ नवाज शरीफ जो भी, ठीक है, उन्होंने यूएन के प्रेशर में आके अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया और सबको बोला कि ठीक है आप एलओसी तक ही रहोगे। ठीक है, इंडियन आर्मी ने अपना फाइनल अटैक लॉन्च किया था द्रास सेक्टर में, और लास्ट वाली फाइट हुई थी जुलाई 16 को। जुलाई 16 इसीलिए हमने मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस या कारगिल विक्ट्री डे। ठीक है, और इसी वगैरह ये जो लड़ाई होगी थी, इसके बाद ही 1972 में शिमला अकॉर्ड साइन हुआ था। शिमला अकॉर्ड, इसमें लिखा गया कि हाँ ठीक है, रूल्स वगैरह सब फॉलो करेंगे, कोई ऐसे नहीं करेगा धोखेबाजी आगे से, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका कारगिल कॉन्फ्लिक्ट थी 1999 की। अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कैप्टन विक्रम बत्रा एंड ऑल, उनको परमवीर चक्र अवार्ड वगैरह इसके लिए मिला गया, फाइट वगैरह में वो शहीद हुए एंड ऑल। 4-5 पॉइंट आपको लिखने होते हैं, ज़्यादा नहीं, बट मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको असली में क्या हुआ था। ठीक है, क्विक। ठीक है, ऑलराइट, let's come to our last chapter, which is introduction to communication.
एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स इन कम्युनिकेशन। बहुत नेगलेक्टेड चैप्टर, बट ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। तो ध्यान से देख लो, वाइवा में भी सवाल पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? सबसे पहले तो व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन इज एन इजी ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स। क्या है कम्युनिकेशन? ट्रांसमिशन मतलब आदान प्रदान, किसका? थॉट्स एंड आइडियाज, विचारों का, बिटवीन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड वाइस वर्सा। एक इंसान से दूसरे के पास और दूसरे से पहले वाले के पास में, इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे कि साइन लैंग्वेज, ये ओल्डेस्ट भी है। साइन लैंग्वेज इशारों में बात करते हैं, या वॉइस बोल करके बात करते हैं, या फिर रिटर्न स्क्रिप्ट लिख करके, या फिर लाइन ट्रांसमिशन टेलीफोन वगैरह, या फिर रेडियो वेव्स या स्पेस वेव्स, है ना। अकॉर्डिंगली ये बहुत सारे तरीके हैं, वेरियस मेथड से कम्युनिकेट करने के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें पूछा जाता है आपसे, लाइक कम्युनिकेशन में दो टाइप के होते हैं, लाइन कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन। तो आपसे पूछेंगे लाइन कम्युनिकेशन क्या है, उसके फायदे नुकसान बताओ। फिर रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर पे दो आते हैं, दैट इज नेट रेडियो और रेडियो रिले। तो नेट रेडियो के फायदे नुकसान, रेडियो रिले के फायदे और नुकसान, ये आपसे पूछते हैं। ठीक है। तो लाइन कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन, जो ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था, है ना। ग्राहम बेल ने जो इन्वेंट किया था, लाइक उसमें दैट इज द कम्युनिकेशन जिसमें वायर का यूज किया जाता है। जैसे देखो यार, ये नाम से ही क्लियर है, लाइन कम्युनिकेशन। इसमें क्या करेंगे, एक टावर इधर पे लगेगा, एक टावर जहाँ पे फोर्स होगी दूसरी उधर लगेगा, एंड खोद करके पूरा नीचे तक तार बिछाई जाएंगी। ऐसा फिर लाइनों के द्वारा अंदर से सिग्नल पास होगा, तब कम्युनिकेट किया जाएगा। अब पूछते हैं इसके फायदे और नुकसान बता दीजिए। तो लाइन कम्युनिकेशन के कुछ फायदे हैं, एडवांटेजेस, और कुछ नुकसान है, डिसएडवांटेजेस। तो हम देखते हैं दोनों दोनों ये पूछ लेते हैं आपसे, वाइवा में पूछ लेते हैं और वैसे पूछ लेते हैं। तो इसको एक बार पढ़ लो, याद हो जाएंगे। तो तारे खोद के बिछाई हमने नीचे तो ये फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। अब मैंने तारे खोद के बिछा दी, तो इलेक्ट्रिकल तो किसी तरह का इंटरफेरेंस एनिमी कर ही नहीं सकता उसके लिए, रिलेटिवली सिक्योर है। अब नीचे से तार जा रही है जमीन, किसी को क्या पता कि कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ना। नंबर ऑफ सर्किट एंड मैसेज कैरिंग कैपेसिटी इज मोर। मैसेज कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी बढ़िया होती है, अच्छे से मैसेज कैरी कर लेता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। परमानेंट सेटअप फॉर स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स मतलब कि एक फोर्स का स्टेशन यहाँ पे हेडक्वार्टर, एक स्टेशन हेडक्वार्टर यहाँ पे है, दोनों के बीच में हमने तार खोद के लाइनें बिछा दी और कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो ये यहीं पे रहेंगे तभी, ये नहीं कि जा रहे हैं इधर उधर, तब नहीं। स्टैटिक फोर्स के लिए अच्छा ही है। एडवांटेज पता चल गए, नुकसान बताओ इसके क्या होते हैं। वनरेबल टू फिजिकल इंटरफेरेंस ऑफ एनिमी। देखो ये वाला हर के उसमें है कि सपोज कर कि यहाँ पे हमारा एक टावर था एंड यहाँ पे एक टावर था, और एनिमी ने क्या किया, इस टावर पे ही हमला कर दिया। फिजिकल इंटरफेरेंस, टावर पर ही हमला कर दिया, ये होता है। टेक टाइम टू कंस्ट्रक्ट। हाँ जी, बहुत टाइम लगेगा कंस्ट्रक्ट करने में, नीचे तारे खोदनी पड़ेंगी, बिछानी पड़ेगी, ये सब कुछ बहुत टाइम लग जाता है। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल का मतलब होगा कि इसको उखाड़ के कहीं नहीं ले जा सकते, है ना। पूरी तारे वगैरह सारी चेंज करनी पड़ जाएगी, तो इनफ्लेक्सिबल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता। एक्सपेंसिव इन मैन एंड मटेरियल। इंसान और जो पैसे हैं बहुत लग जाएंगे भाई, इतनी तारे वारे खुदाई उदाई करवाना, मजदूरी वजदूरी लगवाना, बहुत पैसा लग जाएगा, एक्सपेंसिव है। नॉट यूजफुल फॉर मोबाइल फोर्सेज। जो मोबाइल फोर्स होती हैं, जो मूव कर रही होती है, मूवमेंट कर रही है, उन फोर्सेज के लिए यूजफुल नहीं है। एक ही जगह स्टैटिक फोर्स होंगी, अगर यहीं रुकी हेडक्वार्टर से हेडक्वार्टर, वैसे बात के लिए पॉसिबल है। ये है। अगला आता है रेडियो कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या आता है, नेट रेडियो और रेडियो रिले। ठीक है। रेडियो इज अ टेक्नोलॉजी, radio is the technology of using radio waves to carry out information such as sound, systematically modulating properties of electromagnetic waves और energy waves। रेडियो के अंदर हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं या ईएम वेव्स का यूज करते हैं साउंड वगैरह या फिर कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। इसके अंदर पे ट्रांसमीटर और रिसीवर इक्विपमेंट दोनों की जरूरत पड़ती है। अब रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर पे दो आते हैं, दैट इज नेट रेडियो, रेडियो रिले। क्या क्या आता है इसके अंदर, नेट रेडियो और रेडियो रिले। तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा नेट रेडियो क्या है, उसके फायदे और नुकसान। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कि रेडियो रिले क्या है, उसके फायदे और नुकसान। ठीक है। तो ये चीजें हैं, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं नेट रेडियो क्या है। देखो, नेट रेडियो इज अ बेसिक मींस ऑफ सिग्नल कम्युनिकेशन फॉर एनी मोबाइल फोर्स। नेट रेडियो में क्या होता है, नेट रेडियो एक ब्लीव केस होता है, डब्बा होता है पीसीआर रेडियो का आपके पास में, उस ऐसा ब्लीव केस, उससे आप उसके अंदर पे बहुत सारे ट्रांसक्रिप्टर, रिसीवर, टेलीग्राफ वगैरह बहुत सारी चीजें लगी होती हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर पाते हो। ऐसे सूट केस दूसरे मोबाइल फोन के पास में भी होगा, वो ये सूट केस आपको इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिग्नल विग्नल इसके अंदर पे एंटीना वेंटीना लगे होते हैं। ठीक है। तो आप उनसे कम्युनिकेट कर लेते हो आराम से, और इस सूट केस को आप इधर से उधर लेके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ।
तो आइडिया मिला एक। होता क्या है इसमें, तारे वारे खोदना वोदना कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके एडवांटेज बताओ, इसके डिसएडवांटेज बता दीजिए हमको, तो वो देखते हैं हम। ठीक है। रीजनेबली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमी एक्शन, एनिमी एक्शन से प्रोटेक्टेड है रीजनेबली, हाँ भाई ये ब्रीफ केस ही मिलेंगे उसको तभी दिक्कत होगी, डायरेक्ट अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, हाँ जी बिल्कुल, सूटकेस है, उठा के चल दो कहीं पे भी। ये सूटकेस मैं बोल रहा हूँ, ये सूटकेस है आपका पीसीआर रेडियो सेटअप है, पीसीआर रेडियो सेटअप होता है, आपने कई मूवीज वगैरह में देखा होगा, ठीक है। रैपिडली रीअरेंज, एक ब्लीव केस ही चाहिए, बहुत जल्दी से रीअरेंज भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये जनरली यही यूज होता है आर्मी में ना, हमारे नेट रेडियो ही यूज होता है, ठीक है। रैपिड इन एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में भी रैपिड होता है, ठीक है। वर्क ऑन मूव, मूव मतलब मोबाइल फोर्स, इधर से उधर भी जा सकते हैं लेके, अब तारे वारे तो नहीं ले जानी पड़ेंगी खोद के, बिलीव कैसे उठाओ चलो कहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिकल, हाँ ज्यादा खर्चे नहीं होता, मोस्टली बजट के अंदर पड़ जाता है, ठीक है। ये तो हुए फायदे। नुकसान बता दीजिए भैया, इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। थोड़े नुकसान होते हैं इसमें। मैसेज जो है ना, जैसे यहाँ से मैसेज भेजा है ना, यहाँ से मैसेज भेजा, वो मैसेज ना एक कोड में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होगा, एक कोड के अंदर कन्वर्ट होगा, और ये कोड जो है यहाँ जाएगा, और ये कोड यहाँ जाके डिकोड होगा, उसके बाद ये पर्टिकुलर इंसान जो है वो मैसेज पढ़ पाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैं इसको कोड के फॉर्मेट में भेज रहा हूँ। नुकसान क्या है कि एनिमी ने इसका एक कोड पकड़ लिया और उसको डिकोड कर लिया। इस कोड को बोलते हैं मोर्स कोड। क्या बोलते हैं भैया, मोर्स कोड होता है ये। तो सपोज पूरा एनिमी ने कोड पकड़ लिया और उसे डिकोड कर लिया, तो यूज ऑफ कोड इसमें केयरफुली यूज करना पड़ता है ना। इस इनसिक्योर होगा अगर एनिमी ने एनक्रिप्ट कर लिया कोड को। क्या लिखा इसमें, एनिमी ने अगर कोड एनक्रिप्ट कर लिया तो इनसिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ये नेट रेडियो डिमांड स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटी कोड, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है सिक्योरिटी कोड्स का, वो यूज करना पड़ता है। वल्नरेबल टू डायरेक्ट हिट ऑफ एनिमी, जी बिल्कुल, अगर पीसीआर रेडियो पर ही हमला कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, डीले। थोड़ा सा इसमें ना मैसेज भेजने में डीले होता है हमें। डीले क्यों हो गया भाई, देखो मैंने एक पर्टिकुलर मैसेज भेजा, मैंने यहाँ से बोला कि मैं जय हिंद बोल रहा हूँ, जय हिंद मैंने भेजा, वो किसी कोड में कन्वर्ट हुआ, एक कोड यहाँ गया, फिर वो डी कोड होगा, फिर वो पढ़ेंगे कि मैंने जय हिंद भेजा। अब इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, हल्का सा मैसेज डीले हो जाता है, ठीक है। ये हुआ, इतना क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट आपका रेडियो रिले, देखो ये नाम से क्लियर है, रेडियो रिले। अब इसमें बहुत सारी रील लगी होगी भाई रेडियो रिले के अंदर पे, व्हाट टाइप ऑफ रील्स, देखते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर, फिर 20-30 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा ट्रांसमीटर, फिर 20-30 किलोमीटर की दूरी पे तीसरा ट्रांसमीटर, फिर 20-30 किलोमीटर की दूरी पे चौथा ट्रांसमीटर। ऐसे करके इसमें बहुत सारे ट्रांसमीटर लगे होते हैं जहां पे हमें कम्युनिकेट कर रहा हो उसके बीच में, ठीक है। अ सीरीज ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, देखो यहाँ पे लिखा है अ सीरीज ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर स्पेस 20 to 30 किलोमीटर अपार्ट प्रोवाइडिंग द पॉइंट सिग्नल, ऐसा समझ गया। मतलब 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे बहुत सारे ट्रांसमीटर लगे होते हैं, उसमें से मैसेज कूदता है। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई मैसेज दिया किसी फ्रीक्वेंसी पे, वो कूद के मैसेज इस पे जाएगा, ये टावर उसको रिसीव करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, फिर उसको फेंक देगा इधर टावर नंबर 3 पे, टावर नंबर 3 उसे रिसीव करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, फिर उसको फेंक देगा इधर। ऐसे करते करते टावर टू टावर कूदते 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 हमारा मैसेज जहाँ पहुंचना है वहां पहुंचेगा, और उसके बीच में वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज बदलेगा, काफी सारी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेगा, ठीक है। तो एक आइडिया मिला, रेडियो रिले में क्या होता है, रील की तरह चलते हैं, बहुत सारे टावर एंटीना एंटीना लगे होते हैं, ठीक है। अब इसके फायदे नुकसान देखिए क्या क्या होते हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। देखो, रिप्लेस लाइन कम्युनिकेशन कंसिडरेबली इकोनॉमिक मैन पावर, देखो लाइन कम्युनिकेशन रिप्लेस कर देगा, इसमें खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें खाली टावर लगाने पड़ेंगे, है कि नहीं। लाइन कम्युनिकेशन में हम पूरी खोद के तारे बिछानी पड़ रही थी, तो लाइन कम्युनिकेशन बेटर है, बेटर देन लाइन कम्युनिकेशन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। लिखा है इट कैन बी ऑपरेटेड ओवर एरिया फॉर रीजंस ऑफ ग्राउंड ऑफ एनिमी एक्टिविटी यूज लाइन कम्युनिकेशन मे नॉट पॉसिबल। देखो इसको हम माउंटेन्स वगैरह में भी लगा सकते हैं आराम से। देखो अगर हमें लाइन कम्युनिकेशन लगाना पड़ गया तो हमें माउंटेन वगैरह खोदना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा भाई, लग ही नहीं पाएगा वहां पे, तो है कि नहीं। तो वहां पर पे ये वाला कम्युनिकेशन बहुत अच्छा यूज होगा, माउंटेनियस वगैरह के एरिया में वहां पे लगाने इसको आसान होगा। प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देन लाइन कम्युनिकेशन। अब देखो नेट रेडियो जितना फ्लेक्सिबल तो नहीं है, टावर उखाड़ के तो नहीं ले जाएंगे पीसीआर रेडियो की तरह, हम उसे लेके घूम रहे थे, बहुत बढ़िया था वो तो, ठीक है। लेकिन लाइन कम्युनिकेशन से तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, एक आधे टावर की साइटिंग चेंज ही तो करनी पड़ेगी, लाइन कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़िया है, बस इतना देखो। क्विक टू सेटअप एक्सेप्शन इन माउंटेन, माउंटेन्स के अलावा बाकी सारी जगह पे आराम से जल्दी जल्दी सेट हो जाता है, माउंटेन में काफी टाइम लगेगा। जैसे लाइन वाले में तो बहुत टाइम लग रहा था, पूरी खुदाई उदाई बिठानी पड़ रही थी, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। मच ग्रेटर ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी, बहुत अच्छा ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी होती है इसकी। इसमें
हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के मैसेज आप आराम से भेज सकते हो, बढ़िया चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसके फायदे भी, नुकसान बता दो, कुछ होते हैं इसके नुकसान भी होते हैं भाई, देखो। अब यही बोला कि देखो इसके इसके अंदर पे जो है एनीमे डायरेक्ट हिट कर देगा टावर को ही, तो दिक्कत हो जाएगी। टावर पे ही डायरेक्ट फिजिकल हिट कर दिया एनीमे ने, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सिक्योरिटी वो हर किसी में है यार, डायरेक्ट हिट कर हो जाएगा। अब मैंने बोला ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो इसके अंदर पे एनिमी जैमिंग का खतरा है। सपोज करो कि यहाँ से मैसेज इस एरिया में उसने जैमर लगा दी, तो मैसेज यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। फोन के जैमर्स आते हैं जिससे नेट वगैरह फ्रीक्वेंसी आगे प्रोपोगेट नहीं कर पाती। ठीक है, टेरेन बिटवीन द टू स्टेशन मस्ट बी सूटेबल, मतलब दोनों के बीच में टेरेन अच्छा होना चाहिए। ये रही कि एक टावर ऐसी जगह पे लगा दे जहाँ पे वो कैच ही नहीं कर पा रहा सिग्नल, अच्छे टेरेन में लगने चाहिए टावर। ठीक है, इसी को बोलते हैं नीड फॉर क्रिटिकल साइटिंग, इसको साइट बड़ी क्रिटिकल चाहिए होती है। स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है ये नेट रेडियो कंपैरिजन में, उसमें खाली वो एक एक टावर और रेडियो ही चाहिए होती है हमको, इसमें हमें बहुत सारे टावर लगाने पड़ते हैं, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन लाइन कम्युनिकेशन से ज़्यादा सस्ता के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, इट कैन नॉट वर्क ऑन मूव, हाँ देखो इसमें भी टावर ठोक दिया ना उन्होंने, तो ये मोबाइल फोर्स के लिए काम नहीं आएगा, स्टैटिक के लिए काम आएगा। लोकेशन ऑफ टर्मिनल नीड एडिशनल प्रोटेक्शन एंड रिक्वायरमेंट, ये टर्मिनल पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, नहीं तो एनिमी आके टावर ही फाड़ के ले जाएगा भाई, तो इधर पे अलग से फोर्स वगैरह लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके नुकसान हो गए, मिल गया एक आइडिया ओवरऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक देखो ये पूछते हैं वेव्स, कोई भी मैसेज है वो वेव के फॉर्म में इधर से उधर जाता है, जैसे अभी लेटेस्ट ट्रेंड आपके चल रहे हैं उसमें। ठीक है, तो वेव कौन कौन सी हो सकते हैं, मैकेनिकल वेव हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है, या प्रोपेगेशन वेव हो सकती है। प्रोपेगेशन वेव में हो सकता है आपका स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन और टोपोस्फेरिक प्रोपेगेशन। ये थोड़ा उल्टा लिखा है, ग्राउंड वेव सबसे पहला था, ग्राउंड वेव, स्काई, स्पेस, टोपोग्राफी। ग्राउंड वेव में थोड़ी दूरी तक ही जा पाता है मैसेज, 30 किलोमीटर के आसपास, स्काई वेव में 100 किलोमीटर तक का है ना, स्पेस वेव में और बहुत ज़्यादा हो जाता है, टोपोस्फेरिक में आइनोस्फेयर से फेंकते हैं मैसेज ले जा करके, तो इसमें तो और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोपोगेशन है, वेव्स अगर आपसे पूछा तो कौन कौन से उससे जाता है, वो प्रोपोगेशन वेव 4 तरीके होते हैं, स्काई, स्पेस, ग्राउंड, टोपोग्राफी, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपको वॉकी टॉकी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी आ जाता है सी सेट में, तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी ना छूटे, सारा ही कवर करा रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, वॉकी टॉकी एक आपका हैंड सेट होता है, ये हैंड हेल्ड रिसीवर, एक फ़ोन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, जो अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर लेता है, और आप इससे अपने एक एरिया के अंदर 4-5 किलोमीटर के जहाँ तक आपका हो, 4-5 किलोमीटर से लेके 20 से 40 किलोमीटर विद रिपीटर ये काम कर सकता है, इसकी रेंज होती है। ठीक है, अब इसका कभी कभी पूछ लेते हैं किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो 136 मेगाहर्ट्ज से 174 मेगाहर्ट्ज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वीएचएफ की फुल फॉर्म होती है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और एक होता है आपका एसएचएफ सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और सुपर हाई अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 403 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 470 मेगाहर्ट्ज। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने देखा है, कई बार पूछा हुआ, वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिएगा आप इसको। ठीक है, अगला है लेटेस्ट ट्रेंड, ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड बताइए जो कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, वो सारे पूछ लेते हैं। तो इसके एग्जांपल पूछ लेते हैं, आप इसमें डायरेक्ट बता देना। ट्रोपोस्कैटर होता है, मोडम होता है, फैक्स होता है, टेलेक्स होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, मल्टीमीडिया। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ। ट्रोपोस्कैटर होता है, देखो एक ना ये 70 गाड़ी सी होती है ये टोपोस्कैटर, एंटीना टाइप की, वो क्या करती हैं 70 से 1000 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन करवा देती है आराम से। ये लेटेस्ट ट्रेंड है, बिल्कुल नया नया। मॉडम इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार ये होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। फैक्स की फुल फॉर्म पूछते हैं, फैक्सिमिली इसकी फुल फॉर्म होती है। टेलेक्स की पूछते हैं, टेली प्रिंटर एक्सचेंज। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आपको पता ही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो आप लोग। ठीक है, इंटरनेट सबसे सस्ता मीडियम हो जाएगा या अभी के टाइम पे कम्युनिकेट करने का, और सबसे फास्ट भी। ठीक है, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या होता है भाई, मल्टीमीडिया होता है कि जब आप बहुत सारा कंटेंट कॉम्बिनेशन एक साथ भेज कर लेते हो, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑडियो, वीडियो, मैसेज, एनिमेशन, ये सारा कंटेंट एक साथ में भेज दिया, दैट इज मल्टीमीडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल या मैनमेड बॉडी होती है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। कितने टाइप की होती है सैटेलाइट, सैटेलाइट आर ऑफ 2 टाइप्स, मैनमेड और आर्टिफिशियल। तो मैनमेड के अंदर, आर्टिफिशियल के अंदर पे जाती है आपकी मून,
मून वगैरह आ जाती है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया शायद। सैटेलाइट आर ऑफ टू टाइप, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को ही मैन मेड भी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल के अंदर आ जाता है आपका मून, ठीक है। आपका पूछते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सैटेलाइट बता दीजिए, तो उनका कहने का मकसद है हमें बताओ आर्टिफिशियल के अंदर टाइप्स, तो उसके अंदर आती है मिलिट्री सैटेलाइट आपकी, है ना। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं आपकी, नेविगेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स, रिसर्च सैटेलाइट्स। तो 3-4 आप ध्यान रखिएगा, वाइवा में पूछ देते हैं वाला सवाल कई बार, तो उसके लिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। एक ये नया चैप्टर जोड़ा गया है आपकी किताब के अंदर, मैंने प्रेसी में देखा, तो इसको भी मैं कवर करवा देता हूँ। मेन पॉइंट ये बोल रखा है आपका रेडियो टेलीफोनी। ये क्या होता है भाई, कुछ नया सा मिला मुझे, मैंने पहली बार खुद पढ़ा है रेडियो टेलीफोनी। तो रेडियो टेलीफोनी क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। देखो, द प्रोसीजर लेड आउट टू कम्युनिकेट ऑन रेडियो सो एज टू मेक कन्वर्सेशन सिक्योर एंड सक्सेसफुल, विच इज रेफर टू एज रेडियो टेलीफोनी। हिंदी में समझो मतलब क्या हुआ इसका। रेडियो टेलीफोनी का मतलब हुआ कि जो कम्युनिकेशन है ना, उसके अंदर पे साउंड या साइन लैंग्वेज या फोनेटिक्स वगैरह ये सब कुछ यूज कर करके उस कम्युनिकेशन को और ज्यादा सिक्योर और सेफ बनाया जाता है। दैट इज रेडियो टेलीफोनी। आर्मी के अंदर साउंड वगैरह यूज नहीं करते, डी डाडा ऐसे वाले साउंड होते हैं, या फिर अल्फा ब्रावो चार्ली टैंगो, फोनेटिक्स यूज कर लेते हैं, वो सब कुछ। तो वो रेडियो टेलीफोनी के अंडर पे आते हैं कि उसको और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन को, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अगर कि प्रिंसिपल ऑफ रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर की प्रिंसिपल बताइए रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर के, तो ये होते हैं बास, BASS, ठीक है। ये शॉर्टकट है। B फॉर होता है ब्रेविटी, A फॉर एक्यूरेसी, S फॉर सिक्योरिटी, S फॉर स्पीड। तो आपको पता चल ही रहा होगा इनसे कि रेडियो टेलीफोनी में क्या क्या आएगा, कि ब्रेविटी हो उसके मैसेज के अंदर, एक्यूरेसी बढ़िया हो हमारी, सिक्योरिटी इंक्रीज हो, स्पीड इंक्रीज हो। ये रेडियो टेलीफोनी के अंदर होता है। ये प्रिंसिपल है रेडियो टेलीफोनी के, याद रहेंगे। ट्रिक भी पता चली गई, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेडियो टेलीफोनी कम्युनिकेशन, तो ये 3 टाइप की होती हैं। आरटी कन्वर्सेशन, है ना, अनरजिस्टर्ड मैसेज और फॉर्मल मैसेज। आरटी कन्वर्सेशन होती हैं कुछ, ठीक है, अनरजिस्टर्ड मैसेज होते हैं कुछ, कुछ फॉर्मल मैसेजेस होते हैं। ये टाइप होते हैं रेडियो टेलीफोनी कम्युनिकेशन के अंदर पे 3 टाइप के, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कॉल आपसे पूछ ले किस किस टाइप की कॉल होती है, तो होती है आपकी सिंगल कॉल, मल्टीपल कॉल, नेट कॉल विद एक्सेप्शंस, नेट कॉल विद एक्सेप्शंस। ये 4 टाइप की कॉल्स होती हैं, ठीक है। थैंक यू, बस इतना ही था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी, एंड होप यू एंजॉयड द वीडियो। और किसी चीज़ में कोई डाउट है या कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आपको अब पढ़ना है, कंफ्यूजन है किसी टॉपिक में, तो भाई मेरे को ना वो चीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल ट्राई कि मैं उसको रिजॉल्व करूँ, सॉल्व कर दूँ। एंड और किसी टॉपिक में डाउट होगा तो उसकी वीडियो मैं बना दूंगा इसी चैनल पे। बाकी आप इसका क्या बोलते हैं, PDF टेलीग्राम ग्रुप से जाकर पिक कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।